देखोगे वर्क, हम लोग जैसे डे टू डे लाइफ में जिस तरह का काम करते हैं या वर्क, जब भी हम लोग बात करते हैं वर्क से रिलेटेड कोई भी टर्म यूज करते हैं या फिर कोई वर्क के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो देखोगे वहां पे दो तरह का हो सकता है। एक फिजिकल लेबर हो जाता है, एक मेंटल लेबर हो जाता है। मेंटल लेबर को भी हम लोग वर्क बोलते हैं, है ना। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन ही यदि आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया, आप बोलते हो कि सर काफी मेहनत लगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सक्सेसफुली सपोज आप बना दिए, काफी मेहनत हुआ, मतलब आप मेंटली काफी वर्क किए उसमें, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन साइंस के लैंग्वेज में ये जो मेंटल वर्क है, मेंटल लेबर है, इसको वर्क नहीं एज्यूम किया गया है, नहीं माना गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हम लोग वर्क का डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं के रूप में नहीं लिया गया। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि अभी जैसे हम बात किए कि भाई मेंटल लेबर या मेंटल वर्क जैसे कर रहे हैं, तो उसको हम वर्क जैसे नहीं बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या है यहाँ पे वर्क का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो देखो क्या वर्क के बारे में बोला गया कि इफ a is applied on an object and it produces some displacement on the object, मतलब क्या कर रहे हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किए और उसमें यदि डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि वर्क हुआ। ठीक है, दैट इट इज सपोज दैट वर्क हैज बीन डन, कि वर्क हुआ। ठीक है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर मान लो कोई टेबल के टॉप पे ये रखा गया, फ्लोर पे रखा हुआ है, मान लो कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, ऑब्जेक्ट मूव किया, सपोज मूव किया 2 मीटर तक। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि भाई फोर्स अप्लाई किया गया है, डिस्प्लेसमेंट है, तो हम बोलेंगे कि वर्क हुआ है। और इवन वर्क का एक फॉर्मूला भी है, देखोगे W इक्वल टू एफ एस, और यहाँ पे एक एंगल भी इन्वॉल्व होगा, ये हालांकि हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, एफ एस कॉस थीटा। W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, जहां पे F का मतलब है फोर्स, S का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, और कॉस थीटा एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। तो आप लोग 9 क्लास में तो पढ़ ही चुके हो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, कोई दिक्कत है इस सब में, साइन थीटा कॉस थीटा क्या है ये तो समझते होंगे, है ना। यस सर। Yes, ठीक, sir. तो Yes, sir. देखोगे थीटा क्या है, एंगल है, किसके किसके बीच का एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। चलो cos थीटा इस टर्म को हम बाद में इन्वॉल्व करेंगे, पहले बस हम इसके बारे में जान लेते कि W इक्वल टू वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का डेफिनेशन ये ऐसे ही दिखाया गया, बोला गया है, और इसका फॉर्मूला भी यही दिया गया, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब हम फोर्स अप्लाई किए हैं 10 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर, तो हम बोलेंगे 20। वर्क का एसआई यूनिट क्या है, जूल। मतलब ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाए, ऑब्जेक्ट मूव किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, और कितना वर्क डन हुआ, 20 जूल वर्क हुआ। ठीक है, अब देखो जब 20 जूल वर्क हो रहा है, इस केस में यदि इस तरह का हो, इसको इस सिचुएशन को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मान लो कि हम फोर्स अप्लाई किए, जो भी 5 न्यूटन का मान लो कि फोर्स अप्लाई किए, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए, ऑब्जेक्ट मूव नहीं, फोर्स का 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 0, वर्क डन कितना आ रहा है, मतलब यहाँ पे वर्क डन 0 है। इवन आफ्टर ऑल फोर्स अप्लाई किया गया है, फोर्स अप्लाई किया मतलब ऐसा कुछ लग रहा है कि अप्लाई किए, मतलब इंटरनल एनर्जी वेस्ट हुआ है, या इंटरनल एनर्जी यूटिलाइज हुआ है, फिर भी वर्क डन नहीं। ठीक है, तो यहाँ
अब आगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लेंगे हम लोग आगे। यहाँ से पूछा जाता है कि भाई यदि इंटरनल एनर्जी यूज हो रहा है और यहाँ पे वर्क डन नहीं हुआ, इसका मतलब एनर्जी कहाँ पे यूटिलाइज हो गया? एनर्जी तो खत्म नहीं, वो तो किसी न किसी फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, वो इंटरनल एनर्जी जो है ऑब्जेक्ट के वर्क डन में या यूटिलाइज नहीं हुआ, हमारे अंदर ही उसका यूज हो जा रहा है। हम फोर्स लगा रहे हैं, दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं धक्का देने के लिए, लेकिन ऑब्जेक्ट जब मतलब जितना भी एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है वो हमारे अंदर ही, हमारे शरीर में ही यूज हो रहा है। मसल्स इतना स्ट्रेन हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन भी तेज हो जाता है, इस कारण से जितना भी इंटरनल वर्क हो रहा है, वर्क हमारे अंदर ही हो रहा है, ऑब्जेक्ट पे वर्क नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट पे वर्क नहीं हो। ठीक है, तो वर्क पूछा जाता है, व्हाट इज वर्क, क्वेश्चन रहेगा व्हेन इट इज सेड दैट वर्क हैज बीन डन, तो हम बोलेंगे व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड it produces some displacement on the object, then it is said that work done। तब हम लोग बोलते हैं कि वर्क हुआ। वर्क एसआई यूनिट क्या है? वर्क का एसआई यूनिट जूल है और एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ध्यान देना, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कभी डायरेक्शन का जिक्र नहीं करते हैं। जब भी हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाए, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, सिर्फ हम लोग ये बात करते हैं कि वर्क कितना हुआ, 20 जूल वर्क हुआ। तो हम लोग ऐसे बात नहीं करते हैं वर्क का डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वर्क हुआ, डायरेक्शन का जिक्र हम लोग नहीं करते। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज आपको देखने को मिलेगा कि वर्क जो है वो नेगेटिव भी होता है। ठीक है, अभी तक आप ऐसे पढ़ते रहे हो कि स्केलर क्वांटिटी जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि वर्क नेगेटिव भी होता है। इसका क्या मीनिंग है, चलो आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलो लिख लेते हैं कि वर्क क्या है। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको और बिल्ड कर रहे हैं हम, पहले वर्क का डेफिनेशन लिख लीजिए। व्हाट इज वर्क? और ठीक है, यही हम दिखाए हुए हैं, फोर्स अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट यदि हो रहा है तो वर्क डन हुआ। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, it is a scalar quantity, its SI unit is joule। देखोगे वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला है, या इसका फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं W इक्वल टू F इंटू एस, और एंगल भी हम लोग चलो मेंशन करते हैं cos थीटा, जहां पे थीटा एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, where theta is
एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखोगे ऑब्जेक्टिव को ये इंफॉर्मेशन है इसका, ठीक है। एसआई यूनिट वर्क का क्या जूल, लेकिन इसका छोटा यूनिट जब हम लोग यूज करते हैं तो अर्ग यूज करते हैं, ERG। और 1 जूल इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट क्या है, चलो स्टार्ट करके एक लिख लो, सीजीएस यूनिट इक्वल टू अर्ग, और 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? यस। देख आगे देखोगे 1 जूल 10 टू द पावर 7 अर्ग क्यों होता है, ठीक है। देख लीजिए इसका 1 जूल, यदि हम लोग वर्क का फॉर्मूला यदि देखें तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, देखो तो W इक्वल टू F डॉट S, ठीक है। मतलब यदि हम यहाँ पे 1 जूल चाहेंगे, इवन ये डिफाइन करने के लिए भी दे देगा, ठीक है। डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। तो 1 जूल क्या कब आएगा, जब हम लोग बोलेंगे कि 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा कोई एक ऑब्जेक्ट पे, और 1 मीटर वो डिस्प्लेस यदि हो रहा है, यदि हम यहाँ पे दोनों पे यदि हम 1 पुट करते हैं 1 न्यूटन, और यहाँ पे भी पुट करते हैं क्या 1 मीटर, तो मल्टीप्लाई हो क्या आएगा 1 न्यूटन मीटर, और वही न्यूटन मीटर को ही हम लोग बोलते हैं जूल, तो वैल्यू क्या आएगा 1 जूल, ठीक है। तो इस तरह का जितने भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो वहां पे यूनिट को डिफाइन करने के लिए दे देता है। जैसे आप करंट चैप्टर में पढ़े तो वहां पे हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 ओम, ठीक है, डिफाइन 1 वाट, इस तरह का। तो वह डेफिनेशन जो है आप खुद से बना सकते हो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। 1 जूल आपको जब भी डिफाइन करना पड़े तो आप क्या बोलोगे, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट if 1 Newton is force applied on the object and the object displaces by 1 meter, ठीक है। ये ठीक है, क्या डिफाइन कर लोगे 1 जूल को या लिखा दे हम? कर लेंगे सर। कर लेंगे सर। ठीक है, वेरी गुड। बुक में भी बाकी रहेगा, ठीक है, यदि दिक्कत होगा तो वो देख ही सकते हो। अच्छा देखो, जैसे वर्क का यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग देख रहे हैं 1 जूल, यदि हम लोग क्या करें, यदि हम सीजीएस यूनिट में वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, सीजीएस यूनिट में, सीजीएस यूनिट में जूल के बजाय हमारे पास वैल्यू आएगा अर्ग। तो यदि हम लोग सीजीएस यूनिट में वैल्यू लेंगे तो 1 न्यूटन का वैल्यू ले लेते हैं, चलो 1 मीटर का वैल्यू ले लेते हैं। तो 1 न्यूटन इक्वल टू, अच्छा बताओगे आप लोग को याद है 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच टाइम, 10 to the power 5 5 टाइम। आप लोग सबको पता ही है। तो वहां पे हम बोलेंगे कि 1 न्यूटन है, इसका मतलब क्या 10 टू द पावर 5 होगा, और 1 मीटर है, इसको हम सीजीएस यूनिट में बदल दिए, न्यूटन के बदले सीजीएस यूनिट लिखे, मीटर एसआई यूनिट है, तो सेंटीमीटर लिखेंगे 10 टू द पावर 2, तो फाइनली कितना आ रहा है 10 टू द पावर 7। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7, ठीक है। तो वहीं से आया हुआ है 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7, ठीक है, समझ गया हो? ठीक है, यस सर। ठीक है, देखो आगे
ध्यान देना, यहाँ जो हम लोग पढ़े वर्क का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, समझो। जैसे ध्यान देना कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर क्या किया हम, फोर्स लगाए, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए, फोर्स मान लो कि 10 न्यूटन का लगाए और फोर्स का डायरेक्शन ये है। ऑब्जेक्ट तो फ्लोर पे मूव कर रहा है आगे की ओर, ऑब्जेक्ट मूव किया मान लो कि इतना दूर तक, सपोज 5 मीटर तक मूव किया, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान देना, हम स्प्लिट करना सिखाए होंगे, यदि नहीं सिखाए तो चलो अभी बता दे रहा है। ये जो 10 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं और कुछ एंगल देखोगे डिस्प्लेस्ड हो रहा है, ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये, मतलब दोनों के बीच का एंगल दिया होगा क्वेश्चन में, दोनों के बीच का एंगल सपोज है 30 डिग्री, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी यदि हॉरिजॉन्टल इस तरह से आप अप्लाई कर रहे हो, एक्ट कर रहा है, मान लो फोर्स ही है 10 न्यूटन, तो पूरा का पूरा 10 न्यूटन इसी डायरेक्शन में लग रहा है। यदि हम बोलेंगे कि नहीं वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन पूरा का पूरा नीचे की ओर एक्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि हम इस तरह से हम फोर्स लगा रहे हैं तिरछा, कुछ एंगल के साथ फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन, मतलब ये दो पार्ट में बढ़ जाता है, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये जो 10 न्यूटन है, फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन, इसका दो कंपोनेंट है, मतलब इस तरह से जब हम फोर्स लगाते हैं ना, खुद आप फील करोगे कि कोई एक ऑब्जेक्ट यदि है, देखो कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में इस तरह से यदि आप फोर्स लगा रहे हो, मतलब आप अपने फिंगर से भी बुक को इस तरह से ऊपर से इस तरह से पुश कर रहे हो, तो आप पाओगे कि भाई बुक मान लो कि मूव कर रहा है, आगे की ओर मूव कर रहा है, चलो ठीक है, लेकिन आपके द्वारा फोर्स जो अप्लाई किया गया उसका कुछ पार्ट, उस फोर्स का कुछ पार्ट उसको इस बुक को नीचे की ओर प्रेस भी कर रहा है, मतलब आपके द्वारा जो अप्लाइड फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्ट कर रहा है और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एक्ट कर रहा है, मतलब दो डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब इंक्लाइंड फोर्स है, कुछ एंगल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना हुआ है मान लो, इस तरह से जब हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसका दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट इसको आगे की ओर बढ़ा रहा है और एक कंपोनेंट क्या कर रहा है, नीचे की ओर उसको पुश कर रहा है दबाए हुए। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग वर्क डन का जो भी वर्क हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो रेस्पॉन्सिबल फोर्स कितना है उसी को हम फोर्स इनटू लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कौन सा लेंगे कि कितना अमाउंट का फोर्स मूव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है उतना ही लेंगे। यहाँ पे 10 न्यूटन जो है तो हम लोग सीधे बोल देंगे कि 10 इंटू 50 जूल वर्क हुआ, गलत। यहाँ पे 10 न्यूटन में पूरा का पूरा फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उसका कितना कंपोनेंट मूव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो डायरेक्टली देखोगे एंगल यदि थीटा है, मान लो कि 30 डिग्री है, फोर्स ये एफ है, तो एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा जो होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, मतलब मूव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल फोर्स होगा। एफ कॉस थीटा का मतलब क्या, आप समझ सकते हो कि एफ का मतलब है 10 न्यूटन और कॉस थीटा मतलब कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। यदि आप वैल्यू निकालना चाहो तो आपके पास आएगा 10 इंटू √3/2, तो कटेगा 5√3, मतलब 5 इंटू 1.73, जो भी वैल्यू आए 8.65, मतलब
इस तरह से जो फोर्स लगाया गया उसमें 8.65 न्यूटन का ही की ओर बढ़ाने के लिए, और इसका कुछ कंपोनेंट क्या हो रहा है, वो उस नीचे की ओर उसका कितना कंपोनेंट, तो देखो डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा है वो होगा F sin थीटा, F sin थीटा। ये हमेशा ये ऐसे ही आप याद रखो, यदि इंक्लाइंड फोर्स है इस तरह से एंगल के साथ वो cos थीटा F है cos, और थीटा होगा। यदि आप ठीक है, ये क्यों है ऐसा डिटेल बोलोगे? बता दीजिए। कर सकते ट्रायंगल यदि आप एक वेक्टर क्वांटिटी तो देखो, अब बोलोगे कि ये जो F फोर्स है इंक्लाइंड वे में जो ये फोर्स लग रहा है इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ दिखाए हैं उस जगह पे, लेकिन ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे दे देंगे। एक ही बात है, देखोगे वेक्टर के लिए ये या ये लेंगे, एक ही बात। क्यों? AB का जितना मेजरमेंट होगा उतना ही मेजरमेंट इधर भी होगा, ठीक है? तो लेंथ इतना सेम होगा, इसलिए हम लोग सेम वैल्यू बोल सकते हैं। अच्छा देखो, ये इस ट्रायंगल के लिए हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस का वैल्यू पता है क्या? कोई वैल्यू दे सकता है, मान लो कि 10 न्यूटन, ठीक है? हाइपोटेनस का वैल्यू पता है, हमको क्या करना है, इस एंगल के अनुसार हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर निकालना है और बेस निकालना है। तो हम लोग बोलेंगे देखो, इस एंगल के अनुसार यदि हम लोग लिए इस एंगल के अनुसार यदि हम लोग लेंगे sin थीटा, दैट इज sin 30 डिग्री, तो sin थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/h, ठीक है? P/h, तो sin थीटा, तो यहाँ पे आप sin 30 लिखोगे, जैसे वैल्यू चाहोगे तो पुट कर सकते हो 1/2, लेकिन यहाँ पे तो हम जनरल के लिए बता रहे हैं, थीटा एंगल के लिए, तो रहने देते हैं वैल्यू। तो P परपेंडिकुलर कौन है, AB, और H का मतलब क्या है, हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है, BC, तो BC के जगह पे आप क्या लिखोगे, F। तो आपके पास AB का मेजरमेंट कितना आ रहा है, AB का मेजरमेंट कितना आ रहा है, देखो, तो AB का मेजरमेंट आ रहा है F sin थीटा, F sin 30, मतलब नीचे की ओर इस फोर्स का एक कंपोनेंट नीचे की ओर जो एक्ट कर रहा है, कितना एक्ट कर रहा है भाई, F sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना एक्ट करेगा, तो चलो फिर से ले लेते हैं cos थीटा, cos 30 डिग्री। तो यदि हम लोग cos 30 डिग्री लेते हैं तो हम बोलेंगे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बेस बाय हाइपोटेनस, AC बाय बेस बाय हाइपोटेनस, BC। तो आपके पास BC का मेजरमेंट पता है, F है, तो इसलिए AC का मेजरमेंट क्या आया, F cos थीटा, ठीक है? मतलब हॉरिजॉन्टल जो देख रहे हो, ये जो फोर्स है इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट AB का मेजरमेंट, AC का मेजरमेंट कितना होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो AC का मेजरमेंट है F cos थीटा। तो इसीलिए हम लोग, आप चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि कोई यदि फोर्स है इंक्लाइंड वे में, इसका दो कंपोनेंट होगा, इस तरह से यदि हम फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर पुश भी कर रहा है और आगे की ओर भी बढ़ा रहा है, मतलब इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू होगा cos थीटा के साथ, और वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा, sin थीटा के साथ। ट्रायंगल के अनुसार यदि आप निकालना चाहो तो ये है आपके पास एक्सप्लेनेशन।
ठीक है, ये समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. तो इसीलिए अब क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है आगे की ओर, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे भले हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं ऑब्जेक्ट पे, लेकिन 10 न्यूटन का जो फोर्स लगाया है, तो इस 10 न्यूटन का मात्र F cos थीटा जो भी वैल्यू होगा, F cos थीटा जो भी मेजरमेंट होगा, वही रेस्पॉन्सिबल है ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि F का मतलब tan और cos थीटा, थीटा की जगह पे 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री है। तो जो भी वैल्यू आएगा, और यही वैल्यू हम लोग फोर्स के लिए लेते हैं, ठीक है। तो इतना कैलकुलेशन पे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट इसीलिए क्या करते हैं कि हम लोग लिखते हैं वर्क का फॉर्मूला, क्या लिखते हैं, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यदि देखोगे, यदि इस तरह का रहेगा कि फोर्स जिधर लगाया है डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। फोर्स जिधर डिस्प्लेसमेंट भी उधर है, तो दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू कितना आएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएंगे, फोर्स जिधर डिस्प्लेसमेंट भी उधर, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जितना भी फोर्स है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे एंगल का कोई मतलब नहीं है, तो हालांकि एंगल का वैल्यू पुट भी कर दिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। यदि हम लोग एंगल का वैल्यू पुट भी कर दिए तो क्या होगा, वैल्यू 1 आएगा। cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, फॉर्मूला के तौर पे क्या लेते हैं, W वर्ग डन इक्वल टू एफ एस cos थीटा। हॉरिजॉन्टली लग रहा है, चलो cos 0 डिग्री 1 लिख दो, ये cos थीटा का वैल्यू लो ही नहीं तो भी आएगा। लेकिन यदि इंक्लाइंड वे में फोर्स लग रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कुछ एंगल है, तो हम लोग थीटा एंगल का वैल्यू भी हम लोग लेंगे, और फोर्स का कितना कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है ये हम लोग को पता चलेगा F cos थीटा। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो इसको रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्स है, कि भाई इसको हम दो पार्ट में कैसे स्प्लिट कर रहे हैं, ये है। बाकी फिर आगे बढ़ते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक। ले लिए? Yes, sir. Yes. ठीक है, देखोगे cos, जब यहाँ पे आपको जरूरत है cos थीटा का वैल्यू का, तो आपको पता होगा, है ना। चलो थोड़ा सा बताते जाओगे, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, और हम लोग को ये भी जरूरत पड़ेगा cos 180 डिग्री। हो सकता है इसका रीडिंग अभी तक नहीं पढ़े होंगे, यदि पढ़े हैं तो बता दोगे। cos 0 का वैल्यू बताओ क्या होता है, 1 cos 30, √3/2 ठीक है, cos 45, 1/2 1/√2, Root cos 2. 50, 1/2 1/2. cos 90, 0. 0. cos 180, नहीं पता। नहीं पता सर। ठीक है। cos 180 का वैल्यू होता है -1, ये आपके लिए नया है, ये याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जरूरत भी है हम लोग को। cos 180 इक्वल टू -1, ठीक है। 11 क्लास में हालांकि इसके बारे में पढ़ लोगे, तो बस थोड़ा सा हम लोग को जानना है। 11 क्लास जब जाओगे तो जो यहाँ पे जो एंगल्स का वैल्यू जान रहे हो, उसका मल्टीपल कोई भी एंगल होगा, 300 डिग्री, 270 डिग्री, 1200 डिग्री, बहुत बड़ा से बड़ा एंगल cos के साथ, sin के साथ, वो वैल्यू आप निकाल लो।
ठीक है, वहां पे कुछ ऐसा सीखोगे। तो अभी बस हम लोग को जरूरत क्या है, cos 180 डिग्री इक्वल टू माइनस। अब देखो ध्यान देना, इस एंगल का, ये जो एंगल है इसका हम लोग कैसे यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। पहले जीरो ही लिख लेते हैं, जीरो वर्क, एंड थर्ड वन इज नेगेटिव वर्क। ध्यान दें, पहला है पॉजिटिव वर्क। वर्क तीन टाइप का, पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क, नेगेटिव वर्क। ठीक है, तो ये जो वर्क है पॉजिटिव, जीरो या नेगेटिव, ये एंगल पर डिपेंड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, फोर्स हम लगाए और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस यदि हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, उसी एंगल के ही अनुसार ये डिसाइड होगा पॉजिटिव है कि जीरो है कि नेगेटिव। ठीक है, तो पहला फर्स्ट, पहले चलो डील कर रहे हैं पॉजिटिव वर्क। अभी जो हम लोग वर्क के बारे में जब पढ़े तो वो पॉजिटिव वर्क का ही एग्जांपल लिए हुए थे। देखोगे यदि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और ऑब्जेक्ट फोर्स के ही डायरेक्शन में यदि मूव कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किए और ऑब्जेक्ट फोर्स के ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस तरह के वर्क को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। और यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे देखोगे कि W इक्वल टू बोलेंगे F as cos थीटा। इस केस में आपके पास क्या है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और cos 0 डिग्री, जिसका वैल्यू क्या होगा 1। इसलिए यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा फोर्स का, मान लो 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 2 न्यूटन, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया 10 into 2 दैट इज 20 जूल जो है, ये क्या हो, पॉजिटिव वर्क आए। ठीक है, कोई एग्जांपल दे सकते हो। एक जैसे एग्जांपल दिया गया कि भाई एक बॉक्स है, एक बॉक्स मान लो कि फ्लोर पे पड़ा हुआ है, उसको यदि हम पुश कर रहे हैं तो वर्क डन बाय द एजेंट, जो काम कर रहा है, जो आदमी पुश कर रहा है ऑब्जेक्ट, वर्क डन बाय हिम इज पॉजिटिव वर्क। ये क्या है, पॉजिटिव वर्क है। और इस तरह का कोई एग्जांपल दे सकते हो, बताओ। सर किसी बुक को टेबल पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो। हाँ, टेबल को ही यदि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किए, ठीक है। और कुछ, देखोगे कोई एक ऑब्जेक्ट को यदि आप थ्रो कर रहे हो, कोई एक ऑब्जेक्ट को यदि हम थ्रो किए तो ऑब्जेक्ट पर फोर्स जिधर लग रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी उधर ही हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि भाई पॉजिटिव वर्क है। ठीक है, कोई व्हीकल, मान लो कि कार का इंजन, और कार को जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब पॉजिटिव वर्क कर रहा है, क्योंकि भाई फोर्स लग रहा है कार पे आगे की ओर और वह मूव भी कर रहा है आगे की, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। ठीक है, नेगेटिव वर्क में आएंगे तो वहां पे भी कुछ अलग एग्जांपल या फिर कुछ अलग एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का हम लोग डिस्कशन देख रहे हैं कि यदि हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट फोर्स के ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। फिर ध्यान देना, जीरो वर्क, इसमें एक चीज ये भी ध्यान देना है, पॉजिटिव वर्क के लिए एंगल 0 डिग्री होगा, ये डेफिनेशन में इन्वॉल्व किया गया है। बाकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल यदि 0 होगा या 0 से बड़ा 90 तक होगा तो भी पॉजिटिव वर्क होगा। 90 नहीं होना चाहिए, क्योंकि cos 90 यदि हो गया तो वो पूरा वैल्यू 0 बना देगा, तो 0 वर्क हो जाएगा। तो ये आप लिख सकते हो
कि भाई पॉजिटिव वर्क के लिए क्या होना चाहिए, एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या 0 से बड़ा होगा चलेगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा चलेगा, लेकिन 90 से क्या होगा, छोटा होगा, 90 से क्या होगा, छोटा होगा, 90 भी नहीं होगा। ठीक है, अभी जैसे हम लोग देखे हुए थे कि भाई ऑब्जेक्ट पर हम 30 डिग्री एंगल के साथ यदि हम फोर्स लगा रहे हैं, तो 30 डिग्री एंगल के साथ जब हम फोर्स लगा रहे हैं तब भी पॉजिटिव वर्क आएगा। एफ कॉस थीटा लोगे, एफ कॉस 30 डिग्री लिए, तो हालांकि ये पॉजिटिव वैल्यू ही दे। ठीक है, तो डेफिनेशन में हालांकि इन्वॉल्व किया गया है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री होना चाहिए, पॉजिटिव वर्क। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि पॉजिटिव वर्क किस केस में और कौन से कंडीशन में आएगा, 0 डिग्री होगा तो चलेगा, या 0 से बड़ा होगा तो भी चलेगा, लेकिन 90 से कम होना चाहिए, 90 इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल। आगे देखो, जीरो वर्क। देखो सेकेंड, जीरो वर्क, यहाँ पे जो हम लोग के पास फॉर्मूला था W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। हम चाहेंगे कि वर्क का वैल्यू 0 आ जाए, तो 0 किस कारण से हो सकता है, देखो देयर आर 3 टर्म्स हियर, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा, 3 चीजें हैं। तीनों में से कोई एक टर्म यदि 0 होगा तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के केस में कोई भी एक टर्म यदि 0 होगा तो पूरा 0 होगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से। फोर्स 0, मतलब कोई ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा ही नहीं है। जब फोर्स जब नहीं लगा रहे हैं तो वर्क का बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए चलो फोर्स का वैल्यू 0 एज्यूम नहीं करेंगे। हाँ, ये हो सकता है फोर्स अप्लाई किया गया है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। पहला केस ये हो रहा है, केस 1, S इक्वल टू 0। मतलब यदि हम कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि भाई फोर्स मान लो कि 10 न्यूटन लगा है, डिस्प्लेसमेंट 0, तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो ये 0 वर्क डन होगा कि भाई फोर्स अप्लाई किए और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड नहीं हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 0 वर्क डन या 0 वर्क। दूसरा केस ध्यान देना, केस 2, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, टोटल वर्क 0। ये भी तो 0 हो सकता है, cos थीटा का वैल्यू 0। अच्छा बताओ cos थीटा का वैल्यू 0 कब होगा, cos थीटा का वैल्यू 0 कब दिखता है, cos 90 डिग्री। cos 90, मतलब यदि यहाँ पे cos 90 आप पुट करोगे, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल यदि 90 डिग्री है तो cos 90 का वैल्यू देगा 0। इस कारण से ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। मतलब यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है 90 डिग्री। ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स लगा रहे हैं नीचे की ओर, फोर्स नीचे होगा तो भी 90 डिग्री बनेगा, फोर्स ऊपर होगा तो भी क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। यदि इस तरह का कंडीशन बन रहा है कि हम या एजेंट जो है फोर्स अप्लाई कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वह फोर्स के नॉर्मल, मतलब दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो इस केस में क्या होगा, एजेंट के थ्रू जो वर्क हो रहा है तो वर्क डन कितना होगा, 0। ध्यान देना, कुछ एग्जांपल ले रहे हैं हम साइंस के लैंग्वेज में। ठीक है, कुछ चीजों को वर्क डन उसमें 0 माना जाता है। ठीक है, इवन प्रैक्टिकल लैंग्वेज में यदि हम लोग देखें तो वो नहीं लगता है कि वर्क डन 0 है। देखोगे कोई एक पुली लगेज मान लो कि अपने हेड पे रखा है, लगेज अपने माथा पे रखा हुआ है और वो आगे की ओर बढ़ रहा है।
जब वो लगेज माथा पे रखा हुआ है और आगे की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई लगेज, हम ये बात कर रहे हैं कि लगेज पे वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय द कूली ऑन द लगेज, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। वर्क डन बाय द कूली ऑन द लगेज क्या होगा, 0 वर्क डन होगा। क्यों होगा, लगेज मूव किया किधर, आगे की ओर, लगेज में डिस्प्लेसमेंट है फॉरवर्ड डायरेक्शन, और कूली फोर्स किधर लगा रहा है लगेज पर, ऊपर की ओर, फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर। कैसे, लगेज यदि माथा में रखा गया है, इसका मतलब क्या है कि लगेज का वेट एक्ट कर रहा है नीचे की ओर, यदि कूली ऊपर की ओर फोर्स नहीं लगाएगा तो क्या होगा, वह लगेज जो है, लगेज के कारण हो सकता है कूली बैठ जाए यदि इतना फोर्स नहीं लगा पाएगा। ठीक है, तो मतलब कूली जो है फोर्स लगा रहा है किधर, ऊपर की ओर, वर्टिकली अपवर्ड, और लगेज मूव कर रहा है या उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इस केस में द वर्क डन बाय द पुली ऑन द लगेज इज 0, यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। समझ रहे हो, यस सर। Yes, sir. यस पैसा सर। तो नहीं देना चाहिए पुली को, हाँ, क्या सर? कूली कूली को पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो वो नहीं देना तो चाहिए। काम किया ना। लेकिन साइंस बोलता है कि वर्क डन 0 है। तो उन लोग को साइंस थोड़ी ना समझ आता है। वहां पे साइंस तब वो अपना दिखाने लगेगा, नहीं सीधे क्या करेगा, लगेज जो है आपका दे दिया तो आपके सर पे रख देगा कि भाई हम जितना हम कैरी करके लाया, एक काम कीजिए आप 2 बार कैरी करके ला आना जाना कीजिए, वर्क डन 0 है, दूर में ही बस हालत पंचर हो जाएगी। ठीक है, तो देखोगे वहां पे तो डिस्कस हम लोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जब एक्सप्लेनेशन कैसे दिया जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन भी दिया हुआ है बुक में कि जब वर्क डन 0 है, ये क्वेश्चन है, देखो समझो कि 0 वर्क डन, इस ये भी तो होगा ना कि हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाए और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हुआ। एक क्वेश्चन ऐसा है, अ मैन अप्लाइज some force on a rock continuously for some minutes and gets tired. What is the work done by the man on the rock? कि भाई चट्टान पे कितना वर्क डन किया, और मेंशन कर दिया कि the rock has no any displacement, कि भाई ऑब्जेक्ट जो है, रॉक जो है, थोड़ा भी मूव नहीं किया। तो हम सीधे बोलेंगे जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन भी क्या होगा, 0। तब आगे पूछा जा रहा है कि भाई जो आदमी थक गया, टायर्ड हो गया, तो उसका एनर्जी कहाँ गया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी तो खत्म होगा नहीं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा। तो आदमी जो थक जा रहा है उसका एनर्जी कहाँ गया, तो ध्यान देना, इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे या हम लिखा देंगे कि आदमी जो काम कर रहा है, मान लो कि रॉक है, ये चट्टान है, इसको हम धक्का दे रहे हैं, आधे घंटे से हम लगातार धक्का देते रह रहे हैं, फोर्स पूरा लगाया है, पूरा पसीना पसीना हो गया, फोर्स लगाते लगाते थक गए, लेकिन फिर भी वर्क डन 0 बोला जा रहा है। तो ये है कि हम जितना भी फोर्स अप्लाई किए हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट में जब डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो जितना भी वर्क डन हो रहा है, फोर्स जो अप्लाई किए उसके कारण जो वर्क डन हो रहा है, रॉक पे कोई वर्क डन नहीं हुआ, 0 वर्क डन हुआ। लेकिन जो एनर्जी हम यूटिलाइज किए या हमारा जो एनर्जी लॉस किया, वो एनर्जी कहाँ गया, हमारा इंटरनल वर्क में ही वो यूटिलाइज हो रहा है। जब हम धक्का देते हैं तो होता क्या है, मसल्स वगैरह क्या होता है, तन जाता है, स्ट्रेन हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल से कुछ ज्यादा तेज हो जाता है, ठीक है, और अंदर ही बॉडी के अंदर ही क्या होता है, कुछ इस तरह का वर्क होता है, और उसी वर्क में क्या होता है, वो एनर्जी यूटिलाइज होता है। इसीलिए एनर्जी जो भी हम यूटिलाइज किए वो वर्क डन के रूप में यहाँ पे देखा नहीं जा रहा है, या फिर टोटल वर्क डन ऑन द रॉक इज क्या है, 0। और वो एनर्जी कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, हमारे शरीर में ही यूटिलाइज हो रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे भी वर्क डन जो है, लगेज पे वर्क डन 0 है, लेकिन वो पुली जो है वर्क किया है, और वो वर्क किस पे हो रहा है, अपने शरीर के ही अंदर हो रहा है, कि भाई वो बेचारा चल रहा है, ठीक है, मसल्स वगैरह तान रहा है, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गया है, जिस कारण से अंदर में कुछ इस तरह का चेंजेस या फिर इस तरह का एक्टिविटी या फंक्शन हो रहा है, स्वेट वगैरह निकल रहा है उस कारण से, तो जो भी एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है शरीर के अंदर ही वो यूटिलाइज हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको किस रूप में लेंगे, 0 वर्क के रूप में लेंगे, कि फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की, तो वर्क डन क्या होगा, 0, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें पूछता है, ठीक है, ये आपके बुक में भी मिलेगा, कि कोई यदि सैटेलाइट, मान लो कि मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में, इग्नोर इलिप्टिकल पाथ, इग्नोर, हम लोग यहाँ पे सर्कुलर का ही बात करते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ में क्या है, रिवॉल्व कर रहा है कोई सैटेलाइट, या मून जो है मून जो है अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, या ऐसा भी दिया जा सकता है कि सन के चारों ओर कोई एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, मान लो कि अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होगा, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होगा, जीरो वर्क डन होगा। क्यों होगा, देखो समझो, ये अर्थ है, ये मून है, अर्थ के चारों ओर यदि मून रिवॉल्व कर रहा है, अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो देखोगे मतलब इसके चारों ओर जो सर्कुलर पाथ में ये रिवॉल्व कर रहा है, मतलब इसके पास सर्कुलर मोशन है, और जब सर्कुलर मोशन है तो इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, टेंजेंट की ओर, याद करना, सर्कुलर मोशन हम पढ़ाए हुए हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर बोले हुए थे, टेंजेंट की ओर ना, यस सर। वेलोसिटी का डायरेक्शन है टेंजेंट की ओर, मतलब डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन किधर होगा, टेंजेंट की ओर, मतलब ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट किस ओर टेंड कर रहा है, टेंडेंसी क्या है डिस्प्लेसमेंट का, या डायरेक्शन क्या है, तो बोलेंगे टेंजेंट की ओर, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ये टेंजेंट की ओर, और मून जो है अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर पाता है, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वह ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जब इसको मिल रहा है तो वह एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये जो दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह किधर की ओर एक्ट कर रहा है, नीचे अंदर की ओर, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब फोर्स का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। अब ध्यान देना, आप पढ़े होंगे मैथ में कि कोई यदि सर्कल है, उसमें टेंजेंट यदि आप खींचते हो, कांटेक्ट पॉइंट पे यदि आप रेडियस ड्रॉ कर लो, तो रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, पढ़े हो ये थ्योरम, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है अलोंग द टेंजेंट, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, इसीलिए the work done by the force of gravity is 0, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो वर्क डन है दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस फोर्स के कारण जो वर्क डन हो रहा है, कितना वर्क डन हो रहा है, 0 वर्क डन, ठीक है, लिख लोगे ये, समझ गए या नहीं समझे, समझ गए सर। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 0 वर्क डन के लिए हम लोग क्या देखें, फोर्स अप्लाई हो रहा है, ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, 0 वर्क, फोर्स अप्लाई हुआ, ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो भी हम लोग बोलेंगे 0 वर्क। इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट
and there is no displacement on the object, or the angle between force and displacement is 90 degree, then the amount of work done is called zero work. ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन जो है वो क्या है, जीरो वर्क। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है, देखिए देखो नेगेटिव वर्क का मतलब क्या। अभी देखो एक फॉर्मूला जैसे बताया है F = F cos थीटा, और cos 180 डिग्री का वैल्यू हम बताया है -1। मतलब जब ये ऐसा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल यदि है 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री का वैल्यू होगा -1, तो वर्क डन का वैल्यू कितना आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का न्यूमेरिक वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिक वैल्यू जो भी होगा 10 to मान लो 20 हुआ, और ये माइनस मतलब -20 जरूर हो जाएगा। अब देखो क्यों किस केस में हो रहा है, जब थीटा का वैल्यू है 180 डिग्री, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो नेगेटिव वर्क को इस तरह से डिफाइन किया गया है, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। देखोगे फोर्स हम ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किए, फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किए, और डिस्प्लेसमेंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180। ध्यान देना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 कब होगा, फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो इस केस में क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है, तो सकते हो कि वही ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हुआ और ऑब्जेक्ट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वह डिस्प्लेस हो रहा है, तो उस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है, फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव वर्क। ठीक है, अब सोचोगे सर फोर्स इधर लगाए हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, कैसे संभव है। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाए। ठीक है, डेफिनेशन हम क्या बोले, इफ force is applied on an object and the object displaces opposite to the direction of force, then it is known as negative work। ठीक है, पहला एग्जांपल नेगेटिव वर्क का, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, वर्क डन बाय ब्रेक्स ऑन एनी व्हीकल। दो और एक आध दो एग्जांपल देंगे, पहले दो एग्जांपल समझ लो। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम मूव करा रहे हैं, देखोगे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया इधर, मान लो कि 10 न्यूटन का, तो याद करना फ्रिक्शन जब आप पढ़े हुए हो, इवन हाँ फर्स्ट चैप्टर में जब फोर्स के बारे में बता रहे थे तो फ्रिक्शन के बारे में बताए थे। फ्रिक्शन का टाइप बताए हुए थे कि स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है। तो ऑब्जेक्ट जब मूव करने लगा उस समय भी ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, जिसको हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। हम मान लो कि 1 न्यूटन फोर्स लगा है, ऑब्जेक्ट रुका है, 2 न्यूटन लगा है, अभी भी रुका हुआ है, मतलब अभी भी फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, जिसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ऑब्जेक्ट रुका है फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन का, कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है उस समय वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा। तो देखो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, ऑब्जेक्ट मूव किया मान लो कि 5 मीटर, मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है आगे की ओर, ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा आगे की ओर, लेकिन ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, पीछे की ओर। याद करना, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है आगे की ओर, ऑपोजिशनल फोर्स होता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे की ओर। मतलब ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन किस तरह का वर्क कर रहा है, नेगेटिव वर्क।
मान लो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू है, मान लो कि 2 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन फोर्स लगा है, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इतना 2 न्यूटन, और ऑब्जेक्ट मूव किया 5 मीटर, मतलब 5 मीटर तक जो ऑब्जेक्ट मूव किया, तो इस ड्यूरेशन में फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, क्योंकि वो फ्रिक्शन लग रहा है इधर की ओर, भले ऑब्जेक्ट जा रहा है आगे की ओर, तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos 180 डिग्री। तो फोर्स कितना है 2 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 5, और 180 डिग्री मतलब -1, मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है -10 जूल। ठीक है, इस बात को समझे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव होता है, कोई दिक्कत इसमें? No. No, ठीक है, sir. इसी तरह से जब भी ब्रेक्स लगाया जाता है, समझो ब्रेक जब लगाया जाता है, मतलब व्हीकल यदि है या गाड़ी भी यदि है वो आगे की ओर जा रहा है, ब्रेक्स लगाया जा रहा है मतलब क्या, वो पीछे की ओर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो भाई ब्रेक्स के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिशनल फोर्स है, फिर भी कुछ दूर आगे जाके व्हीकल जो है वो रुकता है, मतलब ब्रेक्स जब लगाया गया फिर भी वो ऑब्जेक्ट मूव किया आगे की ओर, फोर्स लग रहा है पीछे की ओर, ऑब्जेक्ट मूव किया आगे की ओर, तो यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे वर्क डन इज नेगेटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और एक एग्जांपल देखो। ठीक है, आपका होमवर्क होगा, आपका होमवर्क ये है, डिफाइन द फॉलोइंग विथ एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स, ये आपका होमवर्क है, ये सब जितना भी हम लिखा है इसको आप डिफाइन करोगे और 2 एग्जांपल भी दो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लिख लोगे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा, नहीं जल्दी लिखोगे तो फिर हमको लिखाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इसलिए लिख ही लेना अपने नोट्स में। और एक एग्जांपल हम ले रहे हैं नेगेटिव वर्क का, कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर फेंके, इन दिस केस work done by force of gravity is negative, work done by force of gravity is negative but on the object when it moves upward direction, कोई एक ऑब्जेक्ट है वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर, और ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लग रहा है, नीचे की ओर। यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं, दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल है, या दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड इज नेगेटिव। ध्यान देना, कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये भी हम रिपीट कर देते हैं, बता देते हैं। यदि हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंके, वर्क डन बाय मी, वर्क डन बाय मी इज पॉजिटिव, हम किस तरह का वर्क किए, पॉजिटिव, हम फोर्स लगाए हैं ऊपर की ओर, और हम किस तरह का वर्क किए, पॉजिटिव, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस तरह का वर्क कर रहा है, नेगेटिव। यहाँ पे 2 फोर्स एक्ट कर रहा है, हम फोर्स अप्लाई किए ऊपर की ओर, ऑब्जेक्ट मूव किया ऊपर की ओर, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए फोर्स अप्लाइड बाय मी, वो जो फोर्स है किस तरह का वर्क कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है, इधर फोर्स लगाया उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर उछाले, ऊपर की ओर जा रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लग रहा है, नीचे की ओर, तो हम ये बात कर रहे हैं द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेगेटिव ऑब्जेक्ट व्हिच मूव्स अपवर्ड डायरेक्शन। कोई दिक्कत, समझ गए अभी जो एग्जांपल ये सो? Yes, क्या जी? sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छे से ये समझोगे। यहाँ पे 2 चीजें हैं, हम जो वर्क किया वो पॉजिटिव वर्क है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो वर्क किया वो क्या है, नेगेटिव वर्क। ठीक है, ठीक है, आपके लिए होमवर्क यही है, डिफाइन पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। ठीक है,